कमीना ससुराल पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा कि उर्मी एक गरीब लड़की है जो शादी करके एक बड़े घर की बहू बन जाती है। ससुराल में उसे देवर के अलावा किसी से भी खास सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण वो बेचारी बुझी बुझी सी रहती है। ससुराल में मिलता अपमान और तिरस्कार भी वो हंसकर बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मायके को ससुराल के बारे में भनक भी लगे। उसका सौतेला बाप उर्मी की माँ का जीना मुश्किल ना कर दे, इसी डर से उर्मी ससुराल में हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। कुछ समय के बाद उर्मी का पति काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। ऐसे में अकेली भाभी को देखकर उसका देवर अब थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगा था। अब आगे। भाई की अनुपस्थिति में अकेली जवान भाभी को देखकर कुशल की नीयत खराब होने लगी थी। कुशल अब भाभी उर्मी के करीब जाने के नए नए बहाने ढूंढने लगा था। एक दिन, अरे उर्मी, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। अभी लाई माँ जी। उर्मी जब पानी का गिलास सास को पकड़ाने लगी तो उसने महसूस किया कि सास कुंती के हाथ कंप कपा रहे हैं। क्या बात है माँ जी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलवा दूं क्या? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही घबराहट हो रही है। माँ जी, ऐसे अचानक कैसे घबराहट होने लगी आपको? कुछ तो ज़रूर हुआ है। मेरी सहेली है निर्मला, सहेली क्या मेरी बहन से भी बढ़कर है मेरे लिए। उसके बेटे का भी फ़ोन आया था, कह रहा था कि निर्मला की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार मुझे याद कर रही है। पता नहीं कल सुबह का सूरज देख पाएगी भी या नहीं। इतना कहते हुए कुंती की आवाज़ डबडबाने लगी थी। अरे माँ जी, ये तो बहुत बुरी खबर है। आपको याद करिए मासी जी, तो जाइए ना, उनसे मिलकर आइए। क्या पता आपसे अपने दिल की कुछ बात कहना चाहती हो। कुंती ने आज तक बहू उर्मी से अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन ऐसे नाजुक समय में बहू की सहानुभूति से जैसे उसके अंदर का लावा पिघलने लगा था। दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं उसे जाकर देख कर आऊँ, लेकिन क्या बताऊँ, इंसान हर समय अपने मन की भी तो नहीं कर सकता ना। ऐसे कैसे जाऊँ, इतनी रात गए और तू भी घर में अकेली है, ऐसे कैसे तुझे यहाँ छोड़कर चली जाऊँ। अरे माँ जी, आप मेरी चिंता क्यों करती हैं? मैं संभाल लूँगी यहाँ। और वैसे भी अपने घर में डर किस बात का? आप चिंता छोड़िए और जाइए अपनी सहेली से मिलकर आइए। आप जब तक उनसे मिल नहीं लेंगी, आपके मन को सुकून नहीं मिलने वाला। बहू की बात सुनकर कुंती की थोड़ी हिम्मत बनी और वो बेटे कुशल को आवाज़ लगा देती है। क्या हुआ माँ? बेटा, निर्मला की हालत सही नहीं है, पता नहीं सुबह तक क्या से क्या हो जाए। तू जा, निकाल अपनी मोटरसाइकिल, मुझे निर्मला के घर तक ले चल। माँ की बात सुनकर कुशल झटपट अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और माँ के साथ जाने को तैयार हो जाता है। माँ जी, बाहर ठंड बहुत है, आप ये शॉल लेती जाइए और आप भी कुछ गर्म कपड़े डाल लो लल्ला जी। ठीक ही कह रही है ये, जा जैकेट पहन कर आ। दिसंबर की सर्द रात में कुंती और उसका बेटा कुशल बाइक से बीमार निर्मला के घर की ओर निकल जाते हैं। कुंती और कुशल के जाने के बाद बहू उर्मी की आंखों से नींद दूर भाग गई थी। पता नहीं निर्मला मौसी किस हाल में होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी के पहुँचने से पहले कुछ ऊंच नीच हो जाए। माँ जी को देखकर लगता है उनका निर्मला मौसी के साथ बहुत प्रेम है। ऐसा अनर्थ ना करना भगवान, दोनों सहेलियों को आखिरी बार मिलने का मौका ज़रूर देना। निर्मला, मैं हूँ कुंती, दरवाज़ा खोल। कुंती की आवाज़ सुनकर निर्मला का बेटा अभय दरवाज़ा खोल देता है। काकी जी, आपके ही इंतज़ार में पूरे दिन से बड़बड़ा रही है अम्मा। ऐसा लगता है आपको देखने के लिए प्राण अटके इनके। अभी तो 100 साल जिएगी तू देखना, बड़े मक्कार है, सुबह तो उठ बैठेगी। हाँ। कुछ देर तक सहेली के सर पर हाथ फेरने के बाद, रात काफ़ी हो गई है माँ, आप रुको मासी के पास, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं सवेरे आ जाऊंगी बेटा। कुंती को निर्मला के घर छोड़कर कुशल वापस घर के लिए निकल गया था। आज घर में उसके और उर्मी के अलावा कोई नहीं था। पूरी रात सिर्फ उसकी थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बाइक को हवा में लहराते जल्दी ही कुशल अपने घर पहुंच गया था। रात गहरी हो गई थी। तकरीबन 11 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है तो उर्मी लपक कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ती है। कौन है? मैं हूँ भाभी, दरवाज़ा खोलो। देवर की आवाज़ सुनकर उर्मी झट से दरवाज़ा खोल देती है। माँ जी नहीं आई साथ में? सब ठीक तो है ना निर्मला मौसी के यहाँ पर? कैसी हालत है उनकी? नहीं, मैं माँ को वहाँ छोड़ कर आ गया। मौसी की तबीयत का तो क्या ही बताऊँ, यूँ समझ लो कि उनका आखिरी वक्त है, जितनी सांसें चल जाए तो चल जाए। बड़ा दुख हुआ सुनकर। माँ जी ठीक तो थी ना? ज़्यादा घबरा तो नहीं रही थी? अरे नहीं, इतनी कमज़ोर नहीं है माँ,
उनकी चिंता मत करो आप। ठीक है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, आप भी दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो जाना। अरे बाहर बड़ी ठंड हो रही है, इतनी रात में मोटरसाइकिल चलाकर आने में पूरा शरीर अकड़ गया है, ठंड से हाथ पर काम भी नहीं कर रहा है। अरे आप बैठो ना लल्ला जी, मैं आपके लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। चाय पीकर ना शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फिर आप आराम से सो जाना। इतना कहकर उर्मी झट से रसोई की तरफ बढ़ जाती है। रसोई में अभी चाय के लिए पानी रखा ही था कि उसे रसोई की तरफ कदमों के बढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। चाय में चीनी डालते हुए वो पलट कर देखती है तो रसोई में कोई नज़र नहीं आता। अपना वहम समझकर वो फिर से रसोई में चाय बनाने लगती है। अचानक ही कुशल आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और गैस का बटन घुमाने लगता है। कुशल का हाथ उर्मी के हाथों को छूता है तो मानो करंट सा लग जाता है उर्मी को। वो झटके से वहाँ से दूर हट जाती है। आप यहाँ? अरे भाभी, ध्यान कहाँ है आपका? मैं अभी गैस बंद ना करता तो चाय निकल जाती। क्या हुआ, आपको क्या लगा? वासना से भरी नज़र उसने उर्मी पर डाली। उर्मी एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने एक बार फिर उर्मी को चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं लल्ला जी, ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। मैं अभी पता नहीं क्या क्या सोचने लगी हूँ। चाय का कप कुशल को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। कमरे में पहुंची ही थी कि पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगी। अगले ही पल कुशल ठीक उसके सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? ये क्या लल्ला लल्ला लगा रखा है? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, कुशल भी बुला सकती हो। हाँ, कितनी बार तो तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी बात। कुशल कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उर्मी पर मानो घड़ों पानी गिर गया था। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस! बोल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुन लेगी? 1 मिनट में झूठी मक्कार बताकर निकाल कर बाहर कर देंगी तुम्हें। फिर यहाँ से तुम सीधा अपने सौतेले बाप के पास जाना और बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। बाप का नाम सुनकर उर्मी का हलक सूखने लगा था। देखो, मैंने आज तक आपको छोटे भाई की तरह माना है, ये सब क्या बोल रहे हो आप? चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी जिसकी पत्नी बनकर आई हो इस घर में, उन्होंने तो कभी आपको पत्नी होने का दर्जा दिया नहीं। फिर ये सती सावित्री बनने का नाटक किसके लिए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। इस वक्त आप होश में नहीं हो। तो मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? हैं? इतना कहकर कुशल एक जोरदार धक्का देकर उसे बिस्तर की ओर धकेल देता है। पतली दुबली उर्मी सूखे पत्ते की तरह जाकर बेड पर गिर पड़ती है। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा जी, आप कहाँ हो? कोई बचाओ मुझे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। कुंती तेज कदमों से कमरे में दाखिल होती है। कुंती देखती है कि कमरे में बिस्तर के एक कोने में बहू उर्मी सिमट कर बैठी थी, थर थर कांप रही थी और हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की विनती कर रही है। वहीं उसका बेटा कुशल गुस्से में उर्मी के लंबे बालों को पकड़े बिस्तर के पास ही खड़ा हुआ है। उसे समझते देर न लगी कि आखिर माजरा क्या है। कुशल, ये क्या कर रहा है तू? अरे अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये उर्मी ही मुझे बहला फुसला कर अपने कमरे में बुलाती थी, इसका तो ये रोज का है। कुशल ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि अम्मा अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती। उधर कुंती देवी जड़ हुई खड़ी थी। उसकी आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा था। अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है मैं गरीब घर से आई लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। मैंने भी बहुत गरीबी और तंगहाली देखी है, लेकिन चरित्र से समझौता न कभी मेरी माँ ने किया, ना ही मैंने। मेरी माँ जवान थी, खूबसूरत थी, चाहती तो कोई भी मर्द उसके साथ रहने को तैयार हो जाता, लेकिन उसने हरिया को ही अपना नसीब समझकर सारी उम्र एक जिंदा लाश बनकर गुजार दी। भूखी सोई, मार खाए, लेकिन कभी गलत काम ना किया। मैं भी उसी सुमित्रा की बेटी हूँ माँ जी। भूखी रह लूंगी, आपकी मार भी सह जाऊंगी, लेकिन चरित्रहीन का दाग नहीं सह पाऊंगी। कुंती ने देखा, बोलते हुए डर के मारे बहू के पैर भी कंपकपा रहे थे। मैं जानती हूँ फैसला कुशल के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाल दोगे तो मेरे साथ ही मेरी माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा।
बहू होने का सम्मान दो ना दो, आप मुझे अपनी नौकरानी समझकर घर का एक कोना ही दे देना। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा, किसी से कुछ ना कहूंगी, खुद पर हुए अन्याय को भी भूल जाऊंगी। मुझे अभागन पर तरस खाओ, बस मेरे माँ बाप को ये सब ना बताना, ये सब ना बताना। उर्मी का मन अब खुद से ज्यादा उसकी माँ के लिए परेशान था। पता नहीं इतना बड़ा इल्जाम वो सह पाएगी या नहीं। तू झूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से, इस कमरे से अभी के भी निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके वो घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही टस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगा था मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी? ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ में आता है बेटा। अभी पुलिस को फ़ोन मिलाती हूँ, तुझे तो मैं जेल भिजवा कर रहूँगी। इतना कहकर अम्मा जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिला देती है। कुछ ही देर में पुलिस आकर कुशल को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन अम्मा आप यहाँ कैसे? अब तो मौसी के घर गई थी ना। न जाने बेटा क्यों मुझे घबराहट होने लगी थी। कुशल मुझे छोड़कर जब लौटने लगा तो मेरा दिल पता नहीं क्यों बेचैन होने लगा। मौसी जी आप बहुत परेशान लग रही हैं। बात तो सही है, भाभी घर में अकेली है। आप माँ से तो मिल चुकी हैं, आप कहो तो मैं आपको वापस छोड़ दूँ? मेरे पूजा पाठ का फल मिल गया जो आज मैं वापस लौट आई। आज अगर मैं समय से ना पहुंचती तो अनर्थ हो जाता। कैसे तुझसे नजरें मिलाती? तू तो मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजनीय होती है, किसी गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती। तू मेरे लिए, इस घर के लिए हमेशा वही लक्ष्मी रहेगी। तू जानना चाहती थी ना मैं झूठन से इतना क्यों चिढ़ती हूँ? चल आज मैं तुझे वो राज बताती हूँ जिसे मैंने 25 साल से अपने सीने में दबा रखा है। तुझे क्या लगता है अभी और कुशल के पिता कहाँ है? उनकी तो मौत हो गई है ना माँ जी, तभी तो आप विधवा का जीवन बिता रही हैं। नहीं, मौत नहीं हुई उसकी, बस मेरे लिए मर गया है वो। 25 साल पहले की बात है। मुझे माफ़ कर दो माई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अभी के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी ना देखा। ये मनोज खुद मेरे कमरे में घुसा चलाया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर, आप ही बताओ माँ जी। अभी के बापू आप कुछ तो बोलो। अरे तू तो है ही कुलक्षणी, तूने ही लटके झटके दिखाए होंगे। ऐसे कोई आदमी बिना बात किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। ये मनोज तो बोल रहा है कि अक्सर आता है तेरे कमरे में, तू ही बुलाती है जब गांव में मैं नहीं होता हूं तो मौका देखकर। बोल कुलटा, कब से चल रहा है ये सब? भगवान जाने पेट में ये बच्चा भी किसका लिए घूम रही है। ऐसा मत कहो अभी के बापू, मेरा भरोसा करो। माई आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको अपने कमरे में नहीं बुलाया। आपकी आंखों के सामने एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। आप सब चुपचाप देखती रहेंगी क्या माँ जी? चुप कर, तेरे जैसी औरत मेरे सामने आवाज ऊंची करेगी अब? तुझे क्या लगता है मुझे मेरे बेटों के खिलाफ भड़का सकती है तू सच बोले या झूठ, किसी की झूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक झूठन है बस, इससे ज़्यादा तेरी कोई औकात नहीं। कल सुबह होते ही इस कुलक्षणी को पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा देना। पता तो चले इस कलंकनी को कि बदचलनी का क्या परिणाम होता है। कुंती की सास ने अपना फैसला सुना दिया था। सास के शब्द उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे। कुंती रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे झूठन बुला रहा था और वो असहाय सी घुटनों में मुंह छुपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और 2 साल के अभी को गोद में उठाकर आधी रात ही वहाँ से भाग निकली। अपनी सहेली निर्मला की मदद से सारा जेवर बेचकर यहाँ गांव में ज़मीन खरीदी और वहीं खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही 2 साल के अभी और अपने अजन्मे बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा।
पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति, ससुराल, मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वो था जूठन का दाग, जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझकर दंड देती रही थी कुंती। आज भी जूठन देख उसे अपने कानों में वही जूठन वाली आवाज़ सुनाई देने लगती थी और वो विचलित हो जाती थी। दशक बीत गए, लेकिन लोगों की वो झुलसती नज़र और ताने आज भी उसे अपने कानों में सुनाई पड़ते थे। निर्मला बहुत खास है मेरे लिए। उसने तब भी अपनी दोस्ती निभाई थी, आज भी निभाई। उसने ही मुझे आश्वासन दिया कि मुझे लौट जाना चाहिए। जो तकलीफ़ और दर्द मैंने 25 साल पहले बर्दाश्त किया, उस दर्द से तुझे नहीं गुजरने दूंगी। तुझे ये घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तो पूरे हक और अधिकार से इस घर में रहेगी। जिसने पाप किया है सज़ा भी उसी को मिलेगी। मुझे माफ़ कर दे उर्मी, शायद मेरी ही परवरिश में कमी रह गई जो आज ये इतने बड़े पाप का ख्याल अपने मन में लाया। आपने तो आज मेरी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है माँ जी। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लेकिन अभी उनसे कैसे नज़र मिलाऊंगी मैं? क्या वो मेरा स्वीकार करेंगे? अरे बेटा, गलती मेरी है जो मैंने अपने बेटे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। ना मैं अभी को शहर जाने को कहती, ना ये दिन देखने को मिलते। अभी को मैं वापस गांव बुला लेती हूँ। अभी गांव आए और अपनी अमानत को खुद संभाले। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि वो इतना सब एक साथ संभाल सके। कोई बात नहीं, थोड़ी कमाई कम होगी तो चलेगा, लेकिन घर की बहू बेटियां सुरक्षित ना रहे ये मुझे मंजूर नहीं। सास की बात सुनकर उर्मी कुंती को गले से लगा लेती है और फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। आपने इतना कुछ झेला माँ जी, कभी किसी से अपना दुख दर्द बांटा तक नहीं। क्या आपकी इच्छा नहीं हुई कि आप जाकर अपने गुनहगार को सजा दिलवाती, अपने पति से झिंझोड़ कर पूछती कि आपके प्यार और समर्पण का ऐसा सिला क्यों दिया उन्होंने? चाहने से सब हासिल नहीं होता बेटा। वो बड़े लोग थे, पैसा, रुतबा, पावर सब था उनके हाथ। उस समय अगर मैं उनके हाथ आ जाती तो पता नहीं क्या करते मेरे साथ। मुझे उस समय अपने बच्चों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसीलिए अतीत की उन काली परछाइयों को पीछे छोड़ मैं यहाँ चली आई। आज तेरी रक्षा करके मुझे कितना सुकून मिला है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है भीतर जो बरसों से आग जल रही थी ना, वो शांत हो गई है।